नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, उसको लास्ट क्लास में हमने जो वोल्केनो है, वोल्केनिज्म है, उनके बारे में समझा। जो लैंडफॉर्म है, चाहे वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हो, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हो, उनके बारे में सारी बातें हमने डिस्कस करी, उस पर हमने सवाल भी सॉल्व किए। आज हम बात करेंगे गीज़र, हॉट स्प्रिंग के बारे में, जो रॉक हैं उनके बारे में क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हम समझाएंगे आपको कैसे सवाल सॉल्व करना है। पर्पस हमारा होगा कि आपके जो मार्क्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 के ऊपर आएँ, ताकि आप आराम से प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी में लग जाएं, आप रिजल्ट का वेट ना करें। कई सारे जो लोग होते हैं वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे मेंस की, मुहूर्त में समय निकल जाता है और फिर मेंस के लिए उनको समय काफ़ी कम बचता है। ये जो पूरा क्रैश कोर्स है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम ला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ये मैं पढ़ाऊँगा। मेरी जो क्लासेज हैं इसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में ही एक और फॉर्म होगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को लिख देंगे। जो भी डाउट होगा आपको, जो भी कुछ पूछना होगा मुझसे आप लिखेंगे। संडे को हम लोग एक लाइव क्लास लेंगे जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप उस क्लास में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, इसको पढ़ रहे थे। वोल्केनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया है, अर्थक्वेक बाकी है और सुनामी भी बाकी है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन है और कहाँ पर है। भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है और नाम क्या है उसका। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हमने बताया था कि जो वोल्केनोइज्म है कहाँ कहाँ मिलता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड ओशनिक रिज, मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म, हॉटस्पॉट वोल्केनो, इन सब के बारे में हमने पहले आपको पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं, सब कुछ फ्री मौजूद है ये चैनल पर, इसको आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लावा प्लेटो के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, डिक्कन ट्रैप कैसे बना है, हमारे दुनिया में लावा प्लेटो कहाँ कहाँ पर हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इन सब के बारे में हमने विस्तार से आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। चलो, आगे का जो टॉपिक है वो है गीज़र। गीज़र क्या होता है? होता क्या है कि ज़मीन के भीतर जो पानी होता है, ज़मीन के भीतर जो पानी होता है वो कभी कभी मैग्मा के संपर्क में आ जाता है। उसके आसपास जो गर्मी होती है उससे गर्म होकर के पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठता है। क्या होता है? गर्म होकर के पानी जो है वो फव्वारे की ऊपर के तौर पर ऊपर उठता है। इसी को हम लोग गीज़र कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, गीज़र में पानी फव्वारे की तरफ उठेगा और हॉट स्प्रिंग में पड़ा रहेगा, बस गर्म रहेगा वो। जैसे कि होता है ना, कई बार आपको गर्म झील मिलती है जहाँ पर पानी गर्म होता है, वो आपका हॉट स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो नीचे मैग्मा के संपर्क में आने के कारण गर्म हो जाता है और ये पूरा फव्वारे की तरह ऊपर निकलता है। जो येलोस्टोन पार्क है यूएसए का, वो एग्जाम्पल है गीज़र का। किस एग्जाम्पल है सर? गीज़र का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि जो मैग्मा है वो धरती की सतह के ज़्यादा अंदर नहीं है, नज़दीक में ही है। इसी कारण से ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया, खौलने लग गया और ऊपर की ओर आया। ये है गीज़र। दूसरा जो होता है वो कहलाता है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में भी सेम बातें होती हैं। जो पानी होता है वो नीचे इंटीरियर में गर्मी से गर्म होकर के आपको ये बिखरा हुआ मिलता है, मगर यहाँ पर कोई फव्वारा नहीं मिलता। क्या है? यहाँ पर कोई फाउंटेन नहीं मिलता, चुपचाप पानी अपना आराम से बिखरा पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग। ये ज़्यादा कॉमन है दुनिया में। जो गीज़र हैं वो आपको कम ही जगह देखने को मिलेगा, मगर जो हॉट स्प्रिंग है ये जनरल आपको पाया जाता है, दुनिया में कहीं पर भी आपको ये दिख जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, एक बात समझिएगा। देखो, यहाँ पर जो गीज़र है उसमें पानी जो है वो गर्म हुआ, ऊपर की ओर आया, और मान लो कि अंदर से कोई गैस वगैरह है, स्टीम वगैरह है, तो स्टीम के कारण ऊपर पूरा फव्वारे के रूप में फूटा। ठीक है,
मैग्मा में भी सेम है, बस ये है कि ज़्यादा बुलबुला नहीं बना और आराम से बस ऊपर आया और पानी गर्म हुआ। इसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग, जो कि शांत रहता है। ये है आपका गीज़र, जो कि फाउंटेन, फव्वारे के रूप में ऊपर की ओर निकलता है। क्लियर बात है। यहाँ पर जो गीज़र है वो नीचे में शैलो मैग्मा के कारण गर्म होता है। हॉट स्प्रिंग वाले में या तो मैग्मा से गर्म होगा या फिर गर्म पत्थर के कारण आपका पानी गर्म होगा, दोनों में बस यही अंतर है। गीज़र में जो चैम्बर होता है वो ज़्यादा अंदर नहीं होता, मैग्मा के नज़दीक में ही होता है। प्रेशर के कारण, बुलबुले के कारण पूरा फाउंटेन बनता है। एक ही बात दोहरा रहा हूँ ताकि आप आराम से अंतर समझ जाएं, आपको कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पर। ठीक है, दोबारा, गीज़र ज़्यादा रेयर होता है, हॉट स्प्रिंग ज़्यादा कॉमन होता है, आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। गीज़र में जो गर्म पानी होता है उसमें सिलिका होने के कारण उसका रंग अलग अलग होता है। कई जगह पर रंग आपको किसी और कलर का मिलेगा, कहीं आपको रंग किसी और कलर का मिलेगा। हॉट स्प्रिंग में ये जो सिलिका है उसके कारण नहीं, कई सारे जो कलरफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण इनका रंग बदलता हुआ दिखता है। क्या होता है, हीट लविंग बैक्टीरिया के कारण, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इसके कारण जो पानी का रंग होता है वो बदलता है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कई सारे सूर्यकुंड हैं भारत में, जो कहते हैं कि वहाँ पर पानी गर्म है, वहाँ पर नहाने से पाप धुल जाते हैं। नहीं, वहाँ पर नहाने से पाप जो है वो वही रहेगा, आपके बॉडी का जो बैक्टीरिया है वो धुल जाएगा। कई बार कहते थे कि ये राजा वो राजा जो है वो वहाँ पर गए, गर्म पानी में नहाया, उनका जो कुष्ठ रोग है वो ख़त्म हो गया। पानी की अनुकंपा है, पानी का वहाँ पर गुण है, ठीक है ना, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, इस कारण से आपकी बीमारी ठीक हो गई, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और, जो हॉट स्प्रिंग है इसका हम यूज़ कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी के रूप में भी। ये क्या होता है सर, समझिएगा। होता क्या है, ग्राउंड में मतलब ज़मीन के नीचे आपका तापमान बढ़ता है, ये पता है आपको। कई बार हम लोग करते हैं क्या कि नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर लेकर के आते हैं, भाप जो होता है, वेपर जो होता है, स्टीम जो होती है, उसको हम लोग ऊपर इकट्ठा करके कलेक्ट करके टरबाइन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, नीचे का जो गर्म पानी है, इसका जो स्टीम है, इसको हम टरबाइन से पास करते हैं। टरबाइन जो है ना वो आपका बिजली पैदा करता है जनरेटर घुमा के, और यहाँ पर आपको बिजली बना करके हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। जो स्टीम ठंडा हो गया, जो पानी के रूप में बदल गया, इसी को हम लोग दोबारा ज़मीन के भीतर डाल देते हैं, वो दोबारा गर्म होकर के इधर से निकलता है। तो इस तरह से हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग इस तरह। अच्छा, इसका नाम जियोथर्मल क्यों है, क्योंकि ज़मीन का जो थर्मल एनर्जी है, ज़मीन का जो हीट है, इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग एनर्जी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। समझ के बाद, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ मिल सकता है, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग हो, जहाँ पर ज़मीन के ज़्यादा गहराई में नहीं, नज़दीक में ही हमको गर्म पानी, भाप वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। इसका लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली बात, ऐसा बढ़िया जगह मिलना मुश्किल है जहाँ पर, देखो सबसे पहली बात क्या होगी, ये जो जगह है वो जनसंख्या के नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या के, अगर शहर के दूर होगा तो बिजली को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाएगा। जो लॉस है बिजली ट्रांसपोर्ट करने का, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉस है वो बढ़ जाएगा। अरे I² पढ़े हो ना जी, क्लास 11-12 में भूल गए। तो यहाँ पर जनसंख्या के नज़दीक होनी चाहिए। एक बात और, ये जो रिजर्वायर है वो अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म तक हमको बिजली बना के दे सके। दूसरी बात ये है कि उतना गहरा कुआं खोदना मुश्किल है। अब पानी वहीं पर थोड़े गर्म मिल जाएगा, ज़्यादा नीचे होगा तो गर्म मिलेगा वहाँ पर, तो उतना गहरा कुआं खोदना, वो भी हार्ड रॉक के अंदर जो उतने गर्म हो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बात और, ग्राउंड वाटर को आप पोल्यूट कर सकते हैं। कई बार जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, कई बार मीथेन बाहर निकलता है,
कई बार दूसरी ग्रीन हाउस गैस जो है वो बाहर निकलती हैं और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट ये कर सकता है। तो ये लिमिटेशंस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। मेन 3 लिमिटेशन है, यही 3 लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए बस। क्या सवाल पूछेगा सर प्रीलिम्स में? देखो मेंस के लिए रिलेवेंट है ये। प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है आपसे ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा लिमिटेशन है जियोथर्मल एनर्जी का, या फिर निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो जियोथर्मल एनर्जी को विकसित होने से, वाइड स्प्रेड होने से रोक रही हैं। सवाल समझ में आया? आपको ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। पहचान लोगे? बहुत अच्छे। तो आपने वोल्केनिज्म पढ़ लिया, जो गीजर है ये पढ़ लिया, हॉट स्प्रिंग है ये पढ़ लिया। अब आती है बात रॉक की। चलिए रॉक शुरू करते हैं हम लोग। रॉक हमारे पृथ्वी पर 3 तरह का होता है, इग्निशियस, मेटामॉर्फस और सेडिमेंट्री रॉक। इग्निशियस आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? यही 3 तरह के रॉक जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं और तीनों रॉक आपस में रूपांतरित होते रहते हैं। ध्यान सुनिएगा। मैग्मा जब जमीन से ऊपर आया, क्या हुआ? मैग्मा जब जमीन से ऊपर आया तो ठंडा होकर के, क्रिस्टलाइज होकर के आग्नेय चट्टान इग्निशियस रॉक में रूपांतरित हो गया, बदल गया। ठीक है? ये जो इग्निशियस चट्टान है वो हीट के कारण, प्रेशर के कारण रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक का रूप लिया। क्या हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक का रूप लिया। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है अगर गल करके दोबारा पृथ्वी के भीतर घुस गया तो दोबारा मैग्मा बन गया। अगर ये टूट फूट करके कहीं और चला गया, लेयर बाय लेयर जम गया, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हो जाएगा। तो इस रॉक साइकिल को आप इस तरह से समझिए, ध्यान से देखो। मैग्मा जो है वो ठंडा हुआ, मैग्मा ठंडा हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ और इग्निशियस रॉक का रूप लिया। ये जो इग्निशियस रॉक है वो प्रेशर और टेम्परेचर की उपस्थिति में मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ठीक है? ये मेटामॉर्फिक रॉक, ध्यान सुनिएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर टूट रहा है, टूट करके लेयर बाय लेयर बट जा रहा है तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक बन गया। यही सेडिमेंट्री रॉक अगर जमीन के भीतर चला गया तो गल करके लावा बन जाएगा। लावा जब जमीन के ऊपर आएगा तो दोबारा से वो इग्निशियस रॉक में तब्दील हो जाएगा। तो ये देखा आपने कि एक साइकिल बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक भी बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। कब सर? सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर गल गया, मेल्ट हो गया, मैग्मा बन के ऊपर आएगा तो दोबारा ये इग्निशियस रॉक बन जाएगा। समझ के बात? क्लियर है? ठीक है। अब इग्निशियस रॉक अगर टूटेगा, फूटेगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इग्निशियस रॉक टूट करके, फूट करके, लेयर में कन्वर्ट हो करके सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो देखा किस तरह से आपने सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक वाला सेडिमेंट्री बन सकता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। आपसे पूछेगा क्या? यूपीएससी आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा रूप है वो रूपांतरित होकर के ये बनेगा। ठीक है? वो आपसे सवाल पूछेंगे अलग तरह से।
सबसे पहले वो हर रॉक पर सवाल पूछ सकता है। ये जो इग्निशियस रॉक होता है वो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। इसमें कोई भी लेयर नहीं होता। इसमें फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल कंटेंट है हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्मा है, गर्म था, तो यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है। वो क्रिस्टलाइन है। क्या है? वो क्रिस्टलाइन होता है। इसमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलते। तो इग्निशियस रॉक की 3 खास बातें, यहाँ पर कोई लेयर नहीं होता, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फॉसिल नहीं पाया जाता। ठीक है। दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में जो लिथिफिकेशन है वो पाया जाता है। होता क्या है, दूसरी चट्टानें टूटी फूटी, उनका इरोजन हुआ, वो डिपॉजिट हुई और डिपॉजिट होकर के वो पूरा मजबूत बन गया, कंपैक्ट बन गया। लिथिफिकेशन के ज़रिए वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गए। इसमें आपको हमेशा लेयर दिखाई देगा और इसमें आपको फॉसिल भी दिखाई पड़ेंगे। इसमें फॉसिल हो सकते हैं, हो सकता है कि इस पर कोई मच्छर बैठा हो, दब गया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 खास बातें हैं सेडिमेंट्री रॉक की। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। जब टेम्परेचर हाई हो, जब प्रेशर हाई हो, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। आपको सवाल पूछ सकता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन से रॉक जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक हैं? तो टॉल्क, आपका क्लोराइट, एपीडोट, गार्नेट, एक्टिनोलाइट, ये सभी जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर इग्निशियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक कन्वर्ट हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। फॉसिल नहीं मिलता, यहाँ पर कोई भी लेयर नहीं पाया जाता। फॉसिल नहीं मिलता, कोई भी लेयर नहीं पाया जाता। लेयर केवल सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। फॉसिल कहाँ कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक में। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल वगैरह नहीं पाए जाते। देखो, ग्रेनाइट से बनता है नेसिस, लैमस्टोन से बनता है मार्बल, सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट। इस पर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। क्ले, इससे बनता है स्लेट। क्ले रूपांतरित होकर के स्लेट के फॉर्म में हमारे सामने आता है। क्या होता है? क्ले जो है वो स्लेट फॉर्म में सामने आता है। चलो सवाल देखो। सवाल पूछा 2001 में प्रीलिम्स में। सवाल में आपको 4 बातें दी हैं यूपीएससी ने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। पहला लाइन ये है, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। कई बार होता क्या है कि पानी के जरिए बहाते ले जाते हैं और जा करके उसको एक जगह पर जमा कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गुफाओं में लंबा लंबा सा लटका हुआ होता है, फिर नीचे से लटका हुआ होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, वो जो धीरे धीरे जम चुकी होती हैं। तो वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि पानी की सहायता से जो कण हैं मिट्टी के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर के जाकर के एक जगह पर इकट्ठा होता है, लेयर होता है, पूरा कंपैक्ट होकर के सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। तो पहला यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, फॉर्मेशन इन्वॉल्व विदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। बिल्कुल, जो पहले की चट्टानें थीं, चाहे वो इग्निशियस रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, वो जब टूटेगा फूटेगा, जब वो विदर करेगा, विदरिंग यही होता है ना, टूटना फूटना, तभी तो नया सेडिमेंट्री रॉक बनेगा उसका लेयर बना के। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा देखो, सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल। यस, इट कैन कंटेन फॉसिल। चौथा, क्या वो लेयर में होते हैं? बिल्कुल जी, लेयर में होते हैं। तो तीसरा सही है, चौथा सही है। क्या आंसर हो गया? ऑल ऑफ द एबव। 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों जो लाइनें हैं वो सही है। इस सवाल में आप अपना आंसर लगा देंगे। ये सवाल था 2001 का। 2001 में ही एक और सवाल पूछा गया। यूपीएससी ने रॉक पर 2 सवाल पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में। पहला है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट किसका मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म है? लैमस्टोन का, ऑब्सिडियन का, सैंडस्टोन का कि शेल का?
ध्यान से देखिएगा, जो क्वार्ट्जाइट है किसका था? क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन का था ना जी। किसका था? सैंडस्टोन का था। तो क्या आंसर हो गया? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सैंडस्टोन जो है उसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है आपका क्वार्ट्जाइट। क्लियर बात है? तो ये बातें हो गई रॉक की, और हमने लास्ट क्लास में आपको कई सारे सवाल कराए थे रॉक पर। सेडिमेंट्री रॉक पर सवाल कराया था, इग्निशियस रॉक पर सवाल कराया था, कैल्सरस सेडिमेंट्री रॉक हमने आपको पढ़ा दिया है, और आगे हम देखते हैं कई सारे और क्वेश्चंस। चलो, तो ध्यान से वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करते जाना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको एक्चुअली सवाल ही सॉल्व करना है वहाँ पर जा करके सारा एमसीक्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। सवाल पूछेगा इस तरह से, आपको यहाँ पर रॉक दिया गया है और यहाँ पर मेटामॉर्फोज्ड रॉक का टाइप दिया गया है, क्ले, स्लेट, सैंडस्टोन, सिज, लैमस्टोन, मार्बल। तो सैंडस्टोन से क्या बनता है? इससे क्वार्ट्जाइट बनता है ना। अभी ने देखा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में सवाल पूछा गया था। तो अगर आपने दूसरा को इलिमिनेट कर दिया तो यहाँ 2 चला गया, 2 चला गया, 2 चला गया। क्या आंसर आया जी? 1 and 3 ओनली। आपने देखा कि किस तरह से आपका यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से आपका आराम से आंसर आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको तीनों जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि सैंडस्टोन से जो क्वार्ट्जाइट है वो बनता है। आपने दूसरा एलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर 1 and 3 आ गया। कोई दिक्कत है? क्ले से बनता है स्लेट, बिल्कुल सही। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट, लैमस्टोन से बनता है मार्बल, ताजमहल वाला, ग्रेनाइट से बनता है नेस, शेल से बनता है शिज, कोयला से बनता है ग्रेफाइट। क्लियर बात है? तो आपका पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ये होती है स्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। कई सारे लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार हमको तो रॉक का याद ही नहीं है फॉर्म, कैसे सवाल होगा? सवाल ऐसे होगा, एलिमिनेट करके होगा, और कैसे होगा? ठीक है, आराम से दिमाग ठंडा करके रखिएगा। अगला सवाल कीजिएगा। ये सवाल मैप से है। इनमें से कौन सा अफ्रीकन कंट्री इंडियन ओशियन की ओर खुलता है? केन्या, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इथियोपिया नहीं खुलता, इथियोपिया नहीं खुलता, केन्या खुलता है, तंजानिया खुलता है, यहाँ पर फिर ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक खुलता है, जिम्बाब्वे ये नहीं खुलता। ठीक है, तो इथियोपिया नहीं खुलता, जिम्बाब्वे नहीं खुलता, केन्या टच करता है इंडियन ओशियन को, तंजानिया भी टच करता है इंडियन ओशियन को। तो आपका 1 and 4 हो गया। याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ये क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है, क्रिकेट खेलता है ना जिम्बाब्वे। और साउथ अफ्रीका, डेल स्टेन यहीं का तो है, साउथ अफ्रीका, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे नहीं टच करता इंडियन ओशियन से, इथियोपिया नहीं करता, केन्या करता है, और तंजानिया भी करता है। एक प्लेयर था मोटा मोटा सा, जस्टिन लेवरॉक, नाम सुना है? एकदम मोटा सा है और कैच बहुत सही लेता है वो। नाम सर्च करना, तुमने उसको वर्ल्ड कप में देखा होगा कभी। चलो, ये बातें हो गई। अगला यहाँ पर ध्यान सुनना, इथियोपिया और एक और कंट्री था ना, इथियोपिया और एक और क्या नाम था इसका, दोनों लैंडलॉक्ड हैं। जिम्बाब्वे, ये वाला इथियोपिया और जो जिम्बाब्वे है, दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री, जैसे आपने मैप में देखा। अगला सवाल, आपको मैंने एक वोल्केनो के बारे में बताया है और आपसे पूछा है कि वो किस तरह का वोल्केनो है। दीज वोल्केनो में जो इरप्शन होते हैं वो कूल होता है, लावा मोर विस्कस, एक्सप्लोसिव इरप्शन पाया जाता है यहाँ पर। एलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैरोक्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर मिलता है और राख मिलता है। कैल्डेरा, शील्ड, कंपोजिट, रिज, ये सवाल हमने आपको प्लास्टिक क्लास में करवाया था, याद है? याद है कि नहीं याद है? बैसाल्ट नहीं है, एंडासिटिक टाइप का इरप्शन होगा, ज़्यादा विस्कस होगा यहाँ पर। इरप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो रहा है, पैरोक्लास्टिक मटेरियल निकल रहा है। कौन सा है जी? शील्ड तो है नहीं, कंपोजिट ही होगा। कंपोजिट ही है ना? बिल्कुल है, सी आपका जो है वो सही आंसर है।
ये सवाल आपको दिया गया है जीसी लियोंग की किताब से। किससे? किताब है जीसी लियोंग। शील्ड वोल्केनो पर सवाल पूछा गया है, क्या वो बैसाल्ट? बिल्कुल बैसाल्टिक लावा होता है, बैसाल्टिक लावा होता है। स्टीप होता है क्या? बैसाल्ट पतला होता है ना, पतला लावा होता है, मैग्मा होता है, ये पूरा फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, स्टीप नहीं होता। क्या होता है? स्टीप नहीं होता। तो दो और यहाँ पर भी तो 2 है ऑल में, तो आपने ए, सी और डी उड़ा दिया। आंसर क्या हो गया जी? बी, 1 और 3। ठीक है, आपने एक को इलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। अगर मुझे नहीं भी पता होता कि सिंडर कौन बनाता है कि नहीं बनाता है, तो आंसर तो निकाल लिया ना हमने। सिंडर कौन बनाता है नहीं बनाता है ये नहीं भी पता होता, तब भी आराम से आंसर निकाल लिया हमने। शील्ड वोल्केनो में बैसाल्टिक लावा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, इसी कारण से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, फैला हुआ लावा होता है, एक्सप्लोसिविटी काफ़ी कम होती है। ये आपका जो माउना लोआ है हवाई में, ये एग्जाम्पल है शील्ड वोल्केनो का। ठीक है, शील्ड वोल्केनो का ये एग्जाम्पल है। कौन सा? हवाई का माउना लोआ। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो ये ऊपर वाला शील्ड वोल्केनो, नीचे वाला सिंडर कोन है। अगला सवाल है मिड ओशियनिक रिज के बारे में। क्या करीब 70,000 लंबा मिलता है हमारे ओशियन में? इतना ही लंबाई करीब करीब है, ज़्यादा लंबाई है। आपका पहला सही है, फैक्चुअल है, बता दिया हमने आपको ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। फ्रीक्वेंट इरप्शन देखने को मिलते हैं वहाँ पर। मिड ओशियनिक रिज में जो बाउंड्री होती है वो डाइवर्जिंग होती है। क्या होती है? प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, इसी कारण से यहाँ पर कांस्टेंट इरप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सभी ओशियन में फैला हुआ है। जो भी ओशियन है जिसका भी प्लेट डाइवर्ज कर रहा है वहाँ पर मिलता है। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका जो डी है वो आपका सही जवाब हो गया। अगला, आपको मैंने 2 आइलैंड ग्रुप दिया है, लिबर्निथ और रिची। इनमें से कौन है जो बे ऑफ बंगाल में मिलता है? इनमें से कौन सा द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में मिलता है? तो जो लिबर्निथ है और जो रिची आर्चिपेलागो है, दोनों का दोनों बे ऑफ बंगाल में मिलता है। दिखाता हूँ मैं अपने तुरंत अभी। क्या आंसर हो गया जी? बोथ 1 और 2। और ये फैक्चुअल सवाल है। फैक्चुअल में सबसे खराब बात यह है कि यहाँ पर आपका तुक्का लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें तुक्का लगाना बहुत मुश्किल है अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है। जैसे कि रिची आर्चिपेलागो, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये तो पता है, मगर लिबर्निथ है कि नहीं ये नहीं पता। तो आपका जो दूसरा है वो तो सही है, तो आपने यहाँ पर पहला एलिमिनेट कर दिया, आपने डी एलिमिनेट कर दिया। तब भी आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, बी और सी। इन दोनों में चुनना होता है, जो कि मुश्किल होता है। कई सारे लोग तुक्का मारते हैं तो उनका तुक्का गलत ही होता है, चाहे 2 एलिमिनेट कर लिया फिर भी। और कुछ लोग हैं कि 2 एलिमिनेट करने के बाद सही मार ले जाते हैं आंसर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना ब्रॉड है। जितना ब्रॉड नॉलेज होगा आपका गेस उतना ज़्यादा सही होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, देखिए ये है रिची आर्चिपेलागो और यहाँ पर आपको है लिबर्निथ आइलैंड। कई सारे आपके यहाँ पर चीज़ें हैं वो याद रखनी है। कोको चैनल इसके ऊपर आता है, कोको चैनल ऊपर आता है। नीचे में है डंकन पैसेज। क्या है? नीचे में है डंकन पैसेज, याद रहेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। चलो, बैरन जो आपका ये बैरन आइलैंड है वो भी हमारे अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। कौन सा? बैरन आइलैंड, जो कि भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। चलो, ये बातें हो गई। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से कौन से चैनल से अलग होते हैं? 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री। तो जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। इस पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी इस पर पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान ऊपर
और निकोबार नीचे दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। एक बात और, जो 8 डिग्री चैनल है वो भी काफ़ी फेमस है, अभी तुरंत आएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का ओरिजिन किस तरह का है? क्या ये वोल्केनिक आइलैंड है? क्या ये सबमरीन माउंटेन है? पता है आपको? आपको मैंने पढ़ाया हिमालय के कुछ चीज़ें शुरू में, मैंने बताया था ना। देखो, भारत जब जा करके टकराता है यूरेशिया कॉन्टिनेंट प्लेट से, तो इस तरह का पूरा बनता है। ये हिमालय है, हिमालय के रेंजेस हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया वो वाला, बताया था ना। ये किरथार रेंज इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ आपके पूर्वांचल माउंटेन आ जाएंगे। यही है ना, पटकाई बम, ये सब नागा हिल्स, ये सब। ये जो आपका रेंज है वो आगे जा करके बे ऑफ बंगाल में समा जाता है, डूब जाता है और फिर वापस आकर के निकलता है समुद्र के भीतर से। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये सब पूरा आपका सबमरीन माउंटेन है, समुद्र के नीचे से वो उठ करके ऊपर आ रहा है। दूसरी बात, ये वोल्केनिक ओरिजिन का है। क्या है? ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, सबमरीन माउंटेन है। पहला सही, दूसरा सही, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपको मैंने 3 माउंटेन का नाम दिया है, कोयोब माउंटेन, थुलर माउंटेन और सैडल पीक। इन तीनों में से कौन सा है जो अंडमान आइलैंड पर पाया जाता है? जो माउंटेन थुलर है वो पाया जाता है निकोबार में। ठीक है ना, ये अंडमान पर नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। माउंटेन क्यूब और सैडलर पीक, ये दोनों के दोनों हैं जो पाए जाते हैं अंडमान आइलैंड पर। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार के बारे में ही है। क्या भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड यहीं मिलता है? हाँ जी, यहीं मिलता है, पहला सही है। दूसरा, 8 डिग्री चैनल क्या अंडमान को अलग करता है निकोबार से? नहीं, 8 डिग्री वाला नहीं, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अच्छा, डिग्री क्या है? 10 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड है, समझ गए? 10 डिग्री लैटिट्यूड चैनल जो है ना, वाटर बॉडी जो है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार से। तो दूसरा गलत हो गया। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। और क्लास 9th का NCERT का जो चैप्टर नंबर 2 है उससे ये सवाल फ्रेम किया गया है, पेज नंबर 14 से। अंडमान निकोबार के बारे में ध्यान रखिएगा। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव आइलैंड से। मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, उम्मीद है कि आगे इस पर सवाल आए, तो इसको याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल पहले यूपीएससी पूछ चुका है, 10 डिग्री चैनल यूपीएससी पहले पूछ चुका है। आगे आ जाओ। इनमें से क्या महत्व है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये बताइएगा। इनमें से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्या महत्व है? क्या ये रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है? क्या यहाँ पर टाइड ऊंची होती हैं? क्या शिपिंग को मदद करता है? ध्यान सुनिएगा। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो इस तरह से होता है, ध्यान सुनो। देखो, इस तरह से, ठीक है। पूरा यहाँ तक के पानी भरा हुआ है। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यहाँ तक जो ढलान होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। पानी से जो रोशनी है वो पेनिट्रेट कर सकता है, लाइट कैन पेनिट्रेट। चूंकि लाइट पहुंच सकता है तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है।
है ना, मतलब फोटो सिंथेसिस भी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर आपको फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन ये सब मिल सकते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन ये सब मछलियों का आहार है, मछली का भोजन है। मतलब कि यहाँ पर आपको मछली खूब मिलेगा। फिशरी इंडस्ट्री ज़्यादा होती है यहाँ पर डेवलप्ड, तो यहाँ पर आपको रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं कि दुनिया के जिस इलाके में, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के जिस इलाके में कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा होता है, वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड होती है। पहला सही बात है। टाइड जो होता है वो यहाँ पर आकर के ऊंचा हो जाता है। आपको पता है ना सुनामी में क्या होता है, जो लहरें हैं वो आ रही होती हैं और जैसे ही वो इधर टकराती हैं तो इसकी ऊंचाई अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लहरें होती हैं वो ब्रेक करती हैं और टाइड यहाँ पर ऊंचा हो जाता है। तो आपका दूसरा सही है। चूँकि यहाँ पर ज़मीन की गहराई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ज़मीन की गहराई ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से बड़े जहाज ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाते। क्या होता है, जहाज ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाते, इसी कारण से शिपिंग में समस्या होती है, शिपिंग में समस्या होती है। और जब केवल हाई टाइड आता है तभी वहाँ पर जहाज अंदर की ओर आ पाते हैं। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही है, सी आपका सही आंसर है। ध्यान सुनना, शिपिंग को मदद नहीं पहुंचाता ये। जीसी लियोंग किताब से ये सवाल आपका दिया गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये सवाल है। ठीक है, चलो अगला आपका सवाल है फ्लड बेसाल्ट के बारे में। ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। यहाँ पर आपके जो फ्लड बेसाल्ट होते हैं वहाँ पर जो लावा होता है वो हाईली फ्लूइड निकलता है। चूँकि बेसाल्ट है, बेसाल्ट में लावा पतला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है, जो डेक्कन ट्रैप है ये आपका एक जो फ्लड बेसाल्ट है वो पाया जाता है, जैसे कि ये फ्लड बेसाल्ट कहलाता है। चलिए अब आगे 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग एसिडिक और बेसिक लावा पर। ध्यान सुनिएगा, लावा 2 तरह का होता है, उसमें सिलिका कंटेंट के आधार पर अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो एसिडिक लावा होगा, अगर सिलिका की मात्रा कम है तो वो बेसिक लावा होगा। ठीक है, सिलिका अगर ज़्यादा है तो एसिडिक, सिलिका अगर कम है तो बेसिक। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बेसिक लावा पर सवाल पूछा गया है, क्या वो हॉटेस्ट होता है, हाईली विस्कस होता है, डार्क कलर्ड, रिच इन सिलिका? नहीं, सिलिका इसमें कम होता है, तभी तो बेसिक है। तीसरा सन्नाटा हो गया, तो 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, तो ए चला गया, सी चला गया। अब दूसरा सही है, दूसरा यहाँ पर भी सही है। पहला पता करना है, क्या ये हॉटेस्ट लावा होता है, क्या हाईली विस्कस लावा होता है? यहाँ पर दोनों बातें जो है वो सही हैं, ये हॉटेस्ट लावा होता है, हाईली विस्कस होता है, पहला सही है। दूसरा ये डार्क कलर्ड है, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 डी आपका सही जवाब है, डी आपका जो है वो सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं एसिडिक लावा के बारे में। क्या ये लावा हाईली विस्कस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोन फॉर्म्ड ड्यू टू दिस लावा आर स्टीप साइडेड? यहाँ पर दोनों बातें पूछी गई हैं एसिडिक लावा के बारे में, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ये बातें हुई आपकी लावा के बारे में, ये आपकी बातें हो गई माउंटेन के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जो आगे सुनामी वगैरह है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो करना है आपको लाइक, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।